हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग हिंदी कोर्स ए का पूरा गद्यखंड एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने काव्यखंड कवर कर लिया है। काव्यखंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। जो हमारा नेताजी जी का चश्मा चैप्टर है, पिछले साल 1 मार्क में आया था। जो हमारा बाल गोविंद भगत है 2 मार्क्स में आया था। लखनवी अंदाज जो चैप्टर है 1 मार्क्स में आया था। एक कहानी है अभी हमारा 5 मार्क्स में आया था। नौबत खाने में इबादत 3 मार्क्स में आया था और संस्कृति 2 मार्क्स में आया था। तो यहाँ पे नेताजी का चश्मा, जैसे कि चश्मा टाइटल है तो हम लोग को चश्मे के बारे में पढ़ना है। यहाँ बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोग को डिटेलिंग करनी है। लखनवी अंदाज में जो लेखक है हमारे सॉरी हाँ, लेखक जो हमारे हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं लखनऊ ट्रेन में। और एक कहानी है अभी मैं हम लोग को एक राइटर जो है हमारी मनु भंडारी, उनके बारे में पढ़ना है। और नौबत खाने में इबादत के में हम लोग को शहनाई के बारे में पढ़ना है, मतलब बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना। और संस्कृति में हम लोग को मतलब क्या संस्कृति सभ्यता में क्या क्या अंतर होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेताजी की चश्मा से। तो ये राष्ट्रीय भावना की तरफ संकेत करता है। यहाँ पे मूर्ति एक रहती है, नेताजी की एक मूर्ति रहती है, तो उसमें क्या चश्मा लगाना कोई भूल जाता है। तो हमारे राइटर जी हैं, तो वो इसको डिनोट करते हुए कहते हैं एक आदमी रहता है हालदार साहब नाम से, वो उस रास्ते रोज आता जाता रहता है। तो क्या देखता है, नेताजी के मूर्ति पे चश्मा ही नहीं है। तो फिर उसको कुछ अजीब लगता है, वो वहां पे पान खाने के लिए रुकता है। तो पान वाले से पूछता है क्या तुम्हारे नेताजी का चश्मा क्यों नहीं है, क्या वो कहीं गिर गया या गुम हो गया। तो वो कहता है मास्टर बनाना भूल गया। तो वो एक मास्टर होते हैं हमारे स्कूल के, उन्होंने वो मूर्ति बनाई रहती है। वो आर्ट के एक टीचर रहते हैं, तो उन्होंने ये मूर्ति बनाई रहती है। लेकिन जब वो अगली बार आता है तो देखता है उस पे एक फ्रेम लगा रहता है चश्मे का। तो सोचता है क्या देशभक्ति की भावना है। तो वो पूछता है इसे किसने लगाया। तो वो बताता है कि कैप्टन ने लगाया। तो वो कहता है, पूछता है क्या कैप्टन कोई स्वतंत्रता सेनानी है जो कि इनके साथ काम किया है। तो वो कहता है नहीं, वो तो एक लंगड़ा मरियल सा इंसान है। तो वो ऐसा सुनते ही उनको लगता है कि क्या देशभक्त के प्रति आजकल कोई वफादार नहीं है, मतलब कोई अपनी अच्छी भावना नहीं व्यक्त कर रहा है। तो फिर एक बार वो और आता है रिटर्न। वो जब आता जाता है तो देखता है हर बार चश्मा चेंज होता रहता है। लेकिन एक बार जब वो आता है तो वहां चश्मा नहीं रहता। तो वो रुक के पूछता है उसे। तो पान वाला फिर पान थूक के बोलता है कि वो मर गया, मतलब वो मर गया। तो उसके बाद फिर वो उदास हो जाता है और अगले दिन वो रुकने के लिए नहीं कहता है, वो सीधे जाने के लिए कहता है। लेकिन फिर अगले दिन क्या, उसकी जैसे रोज की आदत रहती है, तो एक बार उसकी नजर उस पर चली जाती है। तो वहां पे सरकंडे का चश्मा लगा रहता है। तो वो जीप बिना रुके वो जीप से कूद जाता है। उसके बाद फिर वो रुक के देखता है, हाँ, किसी के अंदर आज भी देशभक्ति की भावना है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ये चैप्टर हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं बाल गोविंद भगत की तरफ। तो बाल गोविंद भगत हमारे एक आदमी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, सामाजिक कार्यों में बंधे हुए एक आदमी रहते हैं। बाल गोविंद भगत जो है वो क्या करते हैं, वो दिन भर कबीरदास के गाना गाया करते हैं और गुणगान किया करते हैं। और वो हमेशा दिन भर गाना गाते रहते, खदेड़ी बजाते रहते। और वो दूर दूर नदियों पे स्नान करने जाते हैं। एक बार क्या होता है, ये केस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक बार क्या होता है, उनका जो बेटा होता है वो मर जाता है। तो मर जाता है तो क्या होता है, वो खुश होते हैं, उसके बगल में बैठ के वो गाना गा रहे होते हैं। लेकिन जब सब लोग उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं आज तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है। तो ये वो कहते हैं। और उनके बेटे की जो पत्नी रहती है उसको वो भेज देते हैं, ताकि उसके भाई के साथ, ताकि वो उसकी दूसरी शादी करवा दे। लेकिन वो नहीं मानती है, कहती है कि नहीं, तो फिर आपकी इस उम्र में देखभाल कौन करेगा। तो वो खुद कहते हैं नहीं, मैं कर लूंगा, आप इसको लेके जाओ। तो फिर क्या होता है, इसमें यही सब होता है। फिर उनका क्या होता है, वो जाते हैं नदी स्नान करने, उनका कुछ तबीयत खराब रहता है। फिर वो गाना गाने बजाते बजाते आते हैं, घर पे आते हैं। फिर अगले दिन सुबह में जब लोग उठते हैं तो उनके गाने की आवाज नहीं आती। जब सब लोग जाके देखते हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी रहती है। ये था बाल गोविंद भगत चैप्टर। लखनवी अंदाज चैप्टर है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक ट्रिप थी लखनऊ सी। तो वहाँ पे हमारे जो यशपाल जी हैं उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, ये सोच के कि वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। वो जब जाके बैठते हैं आगे वाली ट्रेन की टिकट में, तो जैसे कि ऐसे डिब्बे रहते हैं ना, तो ट्रेन का डिब्बा कुछ इस साइड का रहता है। तो राइटर का जो रहता है सीट वो इस साइड रहता है, और यहाँ पे एक लखनऊ के कोई मतलब आदमी बैठे हुए होते हैं जो कि अपने आप को नवाब साहब की तरह ट्रीट कर रहे थे, जैसे कि वो नवाब है कहीं के। तो ये यहाँ पे लेखक हमारा बैठा रहता है, यहाँ पे नवाब साहब। तो नवाब साहब ने क्या किया होता है, इसकी सीट पे जब तक लेखक नहीं आया होता तो अपना रुमाल बिछा के उस पे खीरे रखे होते हैं। तो फिर क्या करता है, वो उसको निकाल के हटा देता है जब आते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसे छीलता है उस खीरे को। और
मतलब ऐसा वो नाटक करता है तो लेखक का दिमाग ही चेंज हो जाता है। तो वो क्या करता है एकदम ध्यान से, तो वो क्या करता है, वो पहले खीरे को छीलता है, फिर वो पूछता है क्या नवाब साहब से आप खाएंगे, तो फिर वो मना कर देते हैं कि वो पूछता है कैसे पूछता है, किबला शक फरमाइए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो पूछता है तो फिर वो मना कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, तो फिर कुछ देर बाद वो उसपे नमक वमक छिड़कता है, बाकी जो जो चीजें होती हैं। वो कहता है कि फिर से पूछता है तो फिर कहता है ये लखनऊ का मशहूर बालम खीरा है, इसको एक बार खा के देखिए बहुत फेमस है। तो वो फिर से उसको रिफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो स्मेल करता है, वो खिड़की से बाहर फेंकता है, स्मेल करता है, खिड़की से बाहर फेंकता है, और सारा खीरा ऐसे करके सारा खत्म कर देता है। उसके बाद फिर नवाब साहब देख के ये शौक हो जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद उसको डकार भी आती है। तो नवाब साहब ये सीख लेते हैं कि अगर बिना किसी मतलब बिना खीरा खाए अगर पेट भर सकता है, तो बिना कुछ भी देखे, मतलब जैसे जो राइटर होते हैं मेजरली क्या करते हैं, कुछ देख के उसके ऊपर लिखते हैं। तो बिना देखे हम लोग लिख क्यों नहीं सकते कुछ किसी टॉपिक पे। बाल गोविंद भगत भी हो गया हमारा, लखनवी अंदाज भी हो गया। आप बढ़ते हैं कहानी अभी। ये कहानी है मनु भंडारी जी की, जो कि हमारी राइटर हैं। उन्होंने इसमें अपने बचपन के दिनों के बारे में बात की है, और वो कैसे बड़ी हुई। लेखिका जो थी उनका जन्म हुआ था, लेखिका मध्य प्रदेश में भानापुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो थे आर्थिक संकट की वजह से अपने परिवार को लेकर अजमेर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, लेखिका धीरे धीरे बड़ी होती गई। वो अपना अपने कुछ एरिया तक ही खेलती थी, जैसे उस टाइम लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो एरिया तक ही अपना रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो अरे क्या नाम है, कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया। फिर वो उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन का टाइम था, तो उन्होंने उसमें भी पार्ट लेने की कोशिश की, तो उन्होंने पार्ट भी लिया। और एक बार उनके पापा को उनके प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि आपकी जो बेटी है वो बहुत सारे लड़कियों को मिलके भड़का देती है पूरे स्कूल में। तो ऐसा सुन के उनके पापा दुखी नहीं हुए, मतलब गुस्सा नहीं हुआ, ऐसा सुन के वो और खुश हुए कि मेरी लड़की में इतनी पावर है कि उसके कहने पे सारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो नारा लगाना या फिर विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे 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 से स्वतंत्रता का टाइम आया। लेखिका ने बढ़ चढ़ के आंदोलनों में हिस्सा लिया। ये सुन के उनके पिता के एक दोस्त थे, तो उनको आके उन्होंने ऐसा कहा कि आपके और मेरे घर की लड़कियां ऐसा भी करेंगी, ये मैंने सोचा नहीं था। तो फिर उससे उससे उनके पापा गुस्सा हो गए। लेकिन फिर उनके एक और दोस्त आया, उन्होंने लेखिका की बहुत तारीफ की, जिसकी वजह से उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। और ऐसे ऐसे करते करते लेखिका आखिर में 40 उनकी जो एक और चीज रहता है, जैसे उसमें उनकी एक शिक्षिका रहती है जिनका नाम है शीला अग्रवाल, जो कि बहुत जोशीली बात करती है, जिससे लेखिका मोटिवेटेड रहती है। एक बार क्या होता है, लेखिका और उनके कुछ दोस्तों को, जो उनकी प्रिंसिपल रहती हैं, वो स्कूल के बाहर उनको कर देती हैं, उनका स्कूल में आना अलाउ, मतलब कॉलेज में आना बंद कर देती हैं। लेकिन फिर जो लेखिका रहती है वो आंदोलन कर कर के कैसे भी करके एंट्री ले लेती हैं। और उसी टाइम आज़ादी का भी टाइम चल रहा था, तो उस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसमें लेखिका ने बढ़ चढ़ के नारे लगाए थे। और उस खुशी के सामने लिखा के लिए ये कॉलेज में एंट्री करने की कोई खुशी उसके सामने फीकी पड़ रही थी। आगे बढ़ते, नौबत खाने में इबादत, ये भी चैप्टर हमारा हो गया, कहानी है भी। नौबत खान में इबादत में जो हमारे बिस्मिल्लाह खां हैं उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे। अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां को कहा गया है। और इनकी जो शौक थी वो मंदिर में, बालाजी के मंदिर में बनारस में जाके शहनाई बजाने की थी। वो एक शहनाई वादक थे जो कि बहुत मशहूर थे, शहनाई वादक। उनका शहनाई में इंटरेस्ट इस वजह से आया था क्योंकि उनके जो मामा अली बख्शर खां थे, और अ, मतलब उनके जो मामा थे अली बख्शर खां, उनको देख के वो सीखा करते थे, क्योंकि वो एक बहुत फेमस शहनाई वादक थे। और उनकी जो फेमस हीरोइन थी उनका नाम था सुलोचना, जिसकी वो कोई भी फिल्म मिस नहीं करते थे। उनको कचौरी भी बहुत पसंद थी। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, घी में तली हुई कचौरी, शहनाई। एक बार क्या होता है, एक केस होता है, उनकी एक क्या बोलते हैं, उनकी एक जैसे स्टूडेंट रहती है जो उनसे शहनाई सीखती है, तो वो कहती है कि बाबा आप ये फटी लुंगियाँ ना पहना करें, इसमें मिलना बहुत खराब लगता है आप अगर किसी से मिलते हैं। तो अली बख्श जो हमारे बिस्मिल्लाह खां वो उस पे रिप्लाई करते हैं कि ये लुंगी क्या है, ये तो फट गई है, तो इसको हम लोग सिल लेंगे। ये भगवान मुझे कभी ऐसा सुर ना बख्शे जो कि फटा हुआ हो, क्योंकि उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। ये सब ऐसा ऐसा होता है। फिर कुछ दिन बाद जब बिस्मिल्लाह खां बूढ़े हो जाते हैं, तो वो फिर से काशी में एक बार रिटर्न घूमने आते हैं। तो उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे अब पुरानी काशी जैसा कुछ नहीं रहा। ये भी चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति। संस्कृति में हम लोग को संस्कृति के और सभ्यता के बारे में समझाया गया है। सभ्यता और संस्कृति के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। इन दोनों को कई लोग सोचते हैं वो बराबर होता है। तो संस्कृति क्या होती है,
जैसे किसी भी चीज़ की नीड के हिसाब से आविष्कार करना, जैसे सुई धागे का आविष्कार किसी ने किया होगा, तो ज़रूरत के हिसाब से किया होगा। लेकिन हम लोग उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी सभ्यता है कि हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं। वो हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। संस्कृति होती है जिससे हम लोग आविष्कार करते हैं, और सभ्यता होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में उस संस्कृति को यूज़ करके। ठीक है? इसको हम हमारे राइटर ने बदनतानन कौशल्यान जी ने लिखा हुआ है। इसमें संस्कृति सभ्यता के बारे में बताया गया है और यहाँ पे मानव संस्कृति की ओर संकेत किया गया है। और ऐसा-ऐसा करके मतलब संस्कृति सभ्यता में सिंपली क्या अंतर दिखाया गया, जैसे न्यूटन जी हैं हमारे, न्यूटन जी ने हमारे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का खोज किया था। तो ग्रेविटी का खोज करना आज आज के बच्चों में उनसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उन बच्चे आजकल बहुत सारी लॉज़ पढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे लॉज़ पढ़ते हैं, उतना न्यूटन ने भी नहीं पढ़ा होगा। न्यूटन ने सिर्फ़ अपना लॉ दिया, लेकिन वो तब भी संस्कृत व्यक्ति हैं, और हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं क्योंकि ये किसी के द्वारा आविष्कृत है, तो ये हमारी सभ्यता हो जाती है। इसी के साथ ये सारा चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब कोई भी चैप्टर हमारा बचा नहीं है। रिवीजन सीरीज में फुल हमारा जो क्षितिज है खत्म हो गया। हमने कल कृतिका किया था, आज सॉरी कल हमने काव्य खंड किया था, आज हमने गद्य खंड कर लिया। शाम तक हम लोग कृतिका की भी वीडियो अपलोड कर दें। ये सारे चैप्टर्स हमारे हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ऑल। बाय बाय।